नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तरकाल में आज बात होगी 8वें वेतन आयोग को बनाने को मंजूरी को लेकर। कर्मचारियों की बल्ले बल्ले है तो सैलरी में अब इजाफा होने वाला है। कितना इजाफा होगा, कितना फर्क पड़ेगा? एक तरफ देश में बेरोजगारी की मार, एक तरफ देश में अर्थव्यवस्था का बोझ, एक तरफ देश में सरकारें जो है वो वित्तीय भार से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक बार फिर से खुशखबरी के रूप में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। सवाल हमारे खास मेहमानों के साथ हम समझेंगे। इस पूरे 8वें वेतन आयोग के आने से देश की अर्थव्यवस्था पर, कर्मचारियों पर और आम आवाम पर किस तरह का क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ विजय कुमार बंधु हैं, प्रदेश अध्यक्ष है अटेवा के, डॉक्टर मनोज पांडे हैं, अध्यक्ष है लुआक्टा के, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, धीरेश कुलश्रेष्ठ जी अर्थशास्त्री हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विजय कुमार बंधु जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। 8वें वेतन आयोग के आने से पूरे भारत की अर्थव्यवस्था से शुरू करते हैं और आम आदमी के जीवन स्तर, ब्यूरोक्रेसी तो खैर है ही, कर्मचारी तो है ही, जिसमें ब्यूरोक्रेसी नहीं है, सिर्फ कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हैं। तो पूरा अर्थव्यवस्था की सेहत पर विजय कुमार बंधु जी, क्या ओवरऑल एक पिक्चर देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी समय से अपेक्षित जो कर्मचारियों के बीच में विषय था 8वां वेतन आयोग, और उसका गठन हुआ, उसकी घोषणा हुई, और हम इस सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं। और जहाँ तक ये एक रूटीन प्रक्रिया है, हर 10 साल में वेतन आयोग आता है, और इसके पहले 7 वेतन आयोग आ चुके हैं। 8वां वेतन आयोग की लोगों, देश के कर्मचारियों को उम्मीदें थी और वो आया, उसका हम सब कर्मचारी स्वागत करते हैं। अब सवाल ये है कि वेतन आयोग 26 से जब अपना काम स्टार्ट करेगा, तो किस बिंदुओं पर वो अपना काम करेगा? क्या जो छठा 7वां वेतन आयोग था उसी निर्धारण के हिसाब से निर्धारित होगा, या कोई नया फार्मूला लाया जाएगा? अगर उन्हीं से निर्धारित होता है तो निश्चित रूप से कर्मचारियों का छठा वेतन आयोग में जो बेनिफिट हुआ है वो कई गुना बेहतर तमाम वेतन आयोग से अच्छा हुआ है। और हम उम्मीद भी करते हैं सरकार से कि जिस अपेक्षा से या जिस उम्मीद में सरकारी कर्मचारी है वो पूरा होगा, ऐसा मैं आशान्वित हूँ और इसीलिए बधाई भी दे रहा हूँ। अब रही जी, बात विजय कुमार अर्थव्यवस्था की। बंधु जी। जी, विजय कुमार बंधु जी जी। बधाई भी दे रहे हैं, आशान्वित हैं, सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं और कर्मचारियों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी भी है। धीरेश कुलश्रेष्ठ जी भी जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। राजीव तिवारी जी, आपके पास आऊंगे। धीरेश जी को पहले जोड़ते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था का मुद्दा है और सीधे-सीधे अर्थव्यवस्था पर इसका असर क्या पड़ सकता है, क्या पड़ेगा? धीरेश जी, हर 10 साल की प्रक्रिया का हिस्सा मानकर इसे एक सहज, एक उस तरह से लेना चाहिए कि एक सरकार की जो जितनी भी सरकार के आवश्यक कामों की सूची है उसमें 10 साल के बाद एक काम हो रहा है, या जी पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका जो असर है वो किस तरह से देखते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मीना शर्मा, मुझे बोलने के लिए। पहले तो न्यूज़ 24 के लिए साधुवाद कि उन्होंने ऐसे विषय पर बात की जो कि कल ही अभी अप्रूवल मिला है, और 8वें वेतन आयोग का सिर्फ अप्रूवल मिला है, और कर्मचारी और काफ़ी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, लगभग 50 लाख के आसपास जो संख्या है वो लाभान्वित होंगे निश्चित रूप से। और इसका असर जो पड़ने वाला है वो ये है कि विगत 10 वर्षों में मैडम जो है ना, इन्फ्लेशन रेट है वो लगभग 5% से ऊपर ही रहा है हमेशा, और लगभग 5.24 5.6 के आसपास जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि महंगाई, खुदरा महंगाई जिसको हम लोग, अगर मैं सरलीकरण करके बताऊं, तो फूड प्राइसेस, जो खाने की जो चीज़ें हैं, चाहे वो रोज़मर्रा की चीज़ें हों, वो भी महंगी हो चुकी हैं और लगभग लगभग 10 सालों में दुगनी दाम पर पहुंच गई हैं। अगर मैं दाल की बात करूं, शक्कर की बात करूं, गेहूं की बात करूं, खाने पीने की मूलतः चीज़ें, तो निश्चित रूप से महंगाई दर को देखते हुए और इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए हम, और कोई भी भारत की जो सरकार है वो 10 साल में इसको रिवाइज करती है। 8वें वेतन आयोग के लिए 1 साल की अवधि है, जिसमें कि 8वें वेतन आयोग के सदस्य होंगे। अभी इस पर चर्चाएं होंगी बहुत सारी 1 साल तक, और 1 जनवरी 2026 को ये लागू होगा, उसकी रिकमेंडेशन आएंगी।
लेकिन इसमें रिकमेंडेशन क्या आएंगी ये समझने की बात है। लगभग 18, जिसमें फिटमेंट सेक्टर की बात हम लोग कर रहे हैं, जो एक फैक्टर होता है मैम, जिसमें कि हम लोग जो है ना सैलरी को डिसाइड करते हैं, जो जिसमें इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिस्ट बैठेंगे या जो इसके कैलकुलेटर करेंगे, जो इसको कैलकुलेट करके दिखाएंगे गणना करके, तो वो फिटमेंट अब पिछली साल 7वें वेतन आयोग में 10 साल से 2.57 था, और इस बार जो है ना 3.58 से ऊपर की बात कर रहे हैं। तो लगभग ये मान के चलिए कि अगर मैं बहुत लेमैन की तरह अगर मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा आपके दर्शकों को न्यूज 24 के, जो कि मेरे इसको सुनेंगे आवाज को, तो 18,000 जिसकी तनख्वाह होगी उसकी तनख्वाह लगभग 44,000 से 50,000 तक जाएगी। जैसा कि हम लोग पढ़ भी रहे हैं, इकोनॉमिक्स टाइम्स में आज बड़े अक्षरों में आया है कि 186% सैलरी हाइक होगा कम से कम इस फिटमेंट सेक्टर से। हालांकि जो दुनिया भर के जो इसके संगठन हैं, कर्मचारी संगठन है, वो मांग कर रहे हैं कि ये लगभग जो है ना 3.8 और 3.96 के आसपास होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ये प्लान करके चल रही है, विजय भाई भी मुझसे मेरे से सभी हमारे जो साथीगण हैं वो इसमें समझ रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे डॉक्टर मीना कहना चाहूंगा, पहले तो आप ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर जो है ना बात रखते हैं, तो पहले तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही साधुवाद धन्यवाद दे दिया है न्यूज 24 को। लेकिन एक चीज और है कि आज तक सरकार, क्योंकि जब हम लोग 91 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात कर चुके हैं तिवारी सर, और आज भी हम 91 के बाद मूलतः जो हमारा पब्लिक सेक्टर के लिए तो ये सूचना आ गई, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई भी एक डेडलाइन जरूर होना चाहिए कि कम से कम प्राइवेट सेक्टर के अंदर 8वां वेतन, अभी तक 6वें की बात नहीं हो रही है। तो ऐसी जी स्थिति में जी बहुत ऑर्गेनाइज सेक्टर है मीना मैम, कम से कम आपसे निवेदन करूंगा कि उन सेक्टर जी से भी बात हो जाए और उनकी जी सैलरी की भी बात हो, क्योंकि जब इन्फ्लेशन की बात होती है, जब महंगाई की बात होती है, तो केवल पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय नहीं उससे मतलब भुगतते, हम सब सारे जो सामाजिक जन हैं, जो नागरिक जन है, वो उससे गुजरते हैं। तो मैं समझता जी हूँ कि आप क्योंकि ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करती रही हैं, जी आप प्रखर एंकर रही हैं, तो निश्चित रूप से जी मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। और अब जी सरकार को, प्रोफेसर क्योंकि जी प्रोफेसर अब साहब सरकार दिनेश को, कुरशेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। हम तो कोशिश हमेशा से इसी तरह की करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, बस आप सब लोगों का साथ चाहिए। राजीव तिवारी जी, प्राइवेट सेक्टर को लेकर एक आवाज उठनी चाहिए। प्रोफेसर दिनेश का कहना है, अर्थशास्त्री हैं, अर्थव्यवस्था को जानते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत जबरदस्त शोषण भी होता है। लेकिन आज तो हम सरकारी कर्मचारियों के बल्ले बल्ले की बात करते हैं, किसी दिन जरूर इस विषय की तरफ भी ध्यान पूरे देश का, सरकारों का आकृष्ट करने की कोशिश करेंगे। राजीव तिवारी जी, आज की तारीख में इस खबर के मायने क्या है? देखिए, इस खबर का मायना सबसे बड़ा जो है वो ये है कि कर्मचारियों को तो फायदा होगा, जो भी सेंट्रल कर्मचारी हैं उनका होगा, फिर स्टेट के कर्मचारियों का भी होगा, क्योंकि अंततः वहां भी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सभी को वेतन लाभ मिलता है इसका, वेतन आयोग का। लेकिन आज जो इसका टाइमिंग है वो थोड़ा सा उसको लेकर एक शंका जो मन में है कि दिल्ली के चुनाव के पहले ही ये घोषणा क्यों की गई, जी जबकि जी पिछले महीने निर्मला सीतारमण जी के साथ जो कर्मचारी संगठनों की बातचीत हुई थी, तो उसमें ये फाइनल हो गया था कि हाँ 8वां वेतन आयोग आपको देना है। और वो खबरें भी बजट में घोषणा करेगी। मनोज पांडे जी, ताकि ये परेशानी नहीं आए, अपना ऑडियो प्लीज बंद करिए। जी राजीव तिवारी जी। तो उस समय ये हुआ था कि बजट के दौरान ये घोषणा आएगी, लेकिन उस समय कुछ दिन बाद ही दिल्ली में आचार संहिता लग गई। चुनाव आयोग ने कहा बजट में कोई भी घोषणा नहीं की जा सकती। लेकिन आप देखिए, सेंट्रल ऑफिसेस सबसे ज्यादा कहाँ है? दिल्ली में। सेंट्रल के जो वर्कर्स हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ है? दिल्ली में। डिफेंस फोर्सेस कहाँ है? सबसे ज्यादा जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ है? दिल्ली में। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? पेंशनर्स कहाँ है? सबसे ज्यादा दिल्ली में। तो इसका जो टाइमिंग है वो सीधा सीधा दिल्ली के लोगों को, कर्मचारियों को, वैसे तो देश भर के होगा,
लेकिन जो दिल्ली के कर्मचारियों के लिए ये सबसे बड़ी घोषणा मैं मानता हूं कि इसका चुनाव पर असर डालने का ज्यादा बड़ा मेरा इरादा जो सरकार का है, उसके पीछे वो इरादा मैं सबसे बड़ा मानता हूं बनिस्बत देखिए राजीव तिवारी जी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और सत्ता राजनीति जो पूरी तरह से सत्ता केंद्रित है, तो ऐसे में आपका बात ऐसे में चुनाव आयोग को देखना चाहिए, चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि आप इस तरीके की, ये भी एक लोक लुभावन घोषणा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से होना, 5 तारीख के बाद घोषित कर सकते थे, सरकार की तरफ से होना, पूरे देश में होना, राजीव तिवारी जी पूरा सहमत हूँ। अगर इस देश में चुनाव न हो तो लोगों को कुछ मिले भी ना। नहीं, हाँ, अगर चुनाव नहीं हो तो कुछ भी ना मिले, सही बात है। लेकिन आप देखिए 5 तारीख के बाद भी आप घोषणा कर सकते थे, कोई उतना 1 महीने में कुछ नहीं बिगड़ जाता, बल्कि 1 महीना भी नहीं बचा अब तो। लेकिन जनता की साइकोलॉजी से, एक चुनाव में फेयरनेस तो दिखाई देती कि आप निष्पक्ष तरीके से, स्वतंत्र तरीके से चुनाव हो रहा है। भाई आप सीधा दिल्ली में मतलब कुल मिला के पेंशनर्स और कर्मचारी मिला ले तो 1 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे तकरीबन जी। और उसमें से आप मान लीजिए कि 40% जो है वो दिल्ली निवासी है, दिल्ली में रह रहे हैं या दिल्ली में काम कर रहे हैं या दिल्ली में पेंशन पा रहे हैं एनसीआर में। जी। तो ये टाइमिंग को लेके मुझे थोड़ा सा रिजर्वेशन है, वरना तो बहुत स्वागत योग्य कदम है, होना चाहिए हर 10वें वर्ष। साथ में प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी कौन इसकी बाध्यता बनाएगा, वो सरकार ही बनाएगी, निश्चित रूप से सरकार ही बनाएगी। अपने मन से कभी नहीं करेगा इस चीज को कि इसीलिए सरकार को उस विषय पे ध्यान दिलाने के प्रयास करने की अपील प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ ने की है। न्यूज़ 24 पर हम वादा करते हैं, हम जरूर सरकार का ध्यान और कॉर्पोरेट सेक्टर का ध्यान इस तरफ दिलाएंगे। लेकिन राजीव तिवारी जी ने जिस टाइमिंग की बात की है, डॉक्टर मनोज पांडे, ये टाइमिंग साइकोलॉजिकल गेम है। और ये जो साइकोलॉजिकल गेम, डॉक्टर साहब प्लीज अपना ऑडियो ताकि मेरा सवाल सुन सके। जी, अब डॉक्टर साहब का शायद कनेक्शन 2 बार हो चुका है, इसलिए उनकी आवाज इको कर रही है या क्या कारण है, टीम जरा जरूर देखिए। डॉक्टर मनोज पांडे, सवाल ये है कि ये मानसिक जो लोगों की सोच के साथ चुनाव से पहले खेलने की सरकारों की जो सोच है, कितना असर चुनाव पर उसका पड़ता है। लोग जब वोट देने जाते हैं तो इस तरह की जो एक बहुत बड़ी घोषणा है, उसका कितना असर? देखिए 2,500 रुपए का फर्क पड़ जाता है, 2,100 रुपए का फर्क पड़ जाता है, लाडली बहना का 1,250 रुपए का फर्क पड़ जाता है, तो ये तो 44,000, मतलब 186% इंक्रीज जिस चीज में हो रहा हो। 18,000 वाले का अभी धीरेश जी बता रहे थे कि 44,000 समथिंग हो जाएगा, तो कितना बड़ा फर्क है ये तो इसका असर तो सीधा पड़ेगा। होगा नहीं होगा अभी बताने के लिए तो है ही है। तो विजय कुमार बंधु जी भी समझ इस बात को बहुत अच्छे से रहे हैं। प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रोफेसर साहब। जी देखिए, हमारे माननीय राजीव तिवारी जी हैं, चूंकि पत्रकार हैं और उसकी नस को समझते हैं। मैं चूंकि इकोनॉमिक्स का हूं तो इसलिए मैं यहाँ बोलूंगा कि डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है तिवारी जी, और लोकतांत्रिक राज्य होने के नाते वन नेशन वन इलेक्शन का जो शायद वो कह सकते हैं कि जो प्रपोजल है, अगर वो हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो होगा, क्योंकि 10 साल में ये चलने वाली प्रक्रिया है, समय पे एक वो हो सकता है। अभी केवल आयोग की अप्रूवल मिली है, अभी कुछ भी सिफारिशें नहीं आई हैं इसकी, तो केवल जितने भी घोषणा पत्र जारी हुए हैं वो सिर्फ घोषणा पत्र ही है, अभी उनकी अप्रूवल कहीं जारी नहीं हुई है। तो इसलिए क्या है, और एक और चीज तिवारी जी, एक और चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि बात हो रही है और बड़े अच्छे संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। पुनः न्यूज़ 24 का आभार और साधुवाद, क्योंकि हम एक डायमेंशन की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली बात क्या हो रही है कि जब इकोनॉमिक्स जो चलता था ना सर, पहले इकोनॉमिक्स अब स्वतंत्र नहीं है। इकोनॉमिक्स में हमने कुछ भी किया, अब वो पॉलिटिकल पावर्स के द्वारा जो है ना उसको
संपन्न किया जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही, अभी 20 तारीख को अभी जो इंटरनेशनल बहुत बड़ी व्यवस्था होने वाली है, ट्रंप शपथ लेने वाले हैं, उसका भी इम्पैक्ट होने वाला है भारत की इकोनॉमी पे। तो हर डायमेंशन, अभी महाकुंभ हो रहा है, इसमें 7,500 करोड़ का खर्च है केवल महाकुंभ पर 45 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। 2.5 लाख करोड़ का इनकमिंग भी है, राजस्व भी आ रहा है, इनकमिंग भी है। तो दैट काइंड ऑफ इकोनॉमिक डायमेंशन डॉक्टर मीना शर्मा मैम, क्योंकि यू आर एंकरिंग दी ऑल द इवेंट्स, ऑल द प्रोग्राम्स, डेफिनेटली यहाँ पर राजनीति रहेगी। और राजनीति है तो हम सब स्वतंत्र हैं। पत्रकार महोदय तो चौथा स्तंभ है आप लोग, तिवारी साहब, आप तो बिल्कुल निश्चित रूप से उसको इंगित करेंगे। हमारा काम है प्रोफेसर साहब, सरकार जो कर रही है समाज में उसका असर जिस तरह से जाएगा, समाज जाने कि सरकार के करने, दिखाने, इंटेंशन, एग्जीक्यूशन, उसमें कितना बड़ा फर्क है। इसलिए राजीव तिवारी जी ने जो बात कही है उसको जनता कितना समझती है, मुद्दा ये है, महत्वपूर्ण ये है। डॉक्टर मनोज पांडे जी, जो सवाल मैंने आपसे किया था कि ये जो साइकोलॉजिकल गेम पॉलिटिकल पार्टीज और सरकारें सत्ता में रहते हुए दूसरे चुनावों को जीतने के लिए, केंद्र में है डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनाने के प्रयास हो रहे हैं, इस प्रयास में केंद्र सरकार का ये फैसला दिल्ली की जनता, जनमानस पर कितना असर डालेगी? मेरी आवाज आ रही है? जी पांडे जी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और न्यूज 24 को साधुवाद, आभार कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू की। पहली बात, हम लोग राजनीतिक बातों से परे पहले दूसरी बातों कर लेते हैं, क्योंकि हम सब कर्मचारी हैं। तो पहली बात की घी का लड्डू टेढ़ो भला। तो चलिए, सरकार ने, जहां सरकार ना कर रही थी, हम ये नहीं कहते उसने हाँ कर दिया, लेकिन हाँ की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया, एक संकेत दिया कि हम हाँ कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि अभी हमारे साथी कह रहे थे कुलशेष सर, हम उनकी बात से सहमत हैं कि अब इकोनॉमिक सॉवरेंटी कुछ बची नहीं है, अब सब पॉलिटिकल सॉवरेंटी है, और पॉलिटिकल सॉवरेंटी के थ्रू ही सारे निर्णय लिए जाने हैं। तो ये निर्णय कोई सरकार ने अपने मन से नहीं किया है। इसमें मैं देख रहा हूं कि हमारे विजय बंधु जी भी शामिल हैं, और हमें याद है कल हमारी कुछ साथियों से बात हो रही थी, तो हमने कहा कि सरकार कोई भी, जब ये 8वें वेतन आयोग का निर्णय आया, तो हमने कहा कि सरकार कोई भी निर्णय यूं ही नहीं लेती। सरकारों पर बहुत सारी चीजों का दबाव रहता है, बहुत सारी चीजों का के बारे में उनको सोचना पड़ता है। हमें याद है कि अक्टूबर में, अगर हम गलत ना हो तो अक्टूबर में NMOPS की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी दिल्ली में, 15 लाख के करीब लोग इकट्ठा हुए थे। एक संकेत था, और उस संकेत के बाद से चुनाव हुआ देश में, और इस देश में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार नहीं बनी। उत्तर प्रदेश में पेंशन की बात, अभी हम पेंशन की बात कर रहे हैं, हम 8वें पे कमीशन की बात थोड़ी देर बात करेंगे इस पर। तो वो जो आंदोलन था, आंदोलन कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, सरकारों को अपने हर एक चीजों का सरकारों बड़ी मॉनिटरिंग होती है, और उन्हें अपने रोए से भी डर लगता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कोई हमारा विरोधी आ जाए या हमारी सरकार चली जाए। राजनीतिक दलों को जो सत्ता में होते हैं, सत्ता गंवाने का बड़ा डर होता है। तो एक तो प्रश्न ये था कि 15 लाख लोग एक मुहिम में इकट्ठा हुए देश में, देश का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। इतना बड़ा आंदोलन राजनीतिक दल भी शायद करने के लिए करोड़ों, कई 100 करोड़ खर्च करते, तो कर पाए न कर पाए, शायद ये एक बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा। दूसरा प्रश्न था कि देश में भारतीय जनता पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार नहीं बनी, तो एक संदेश गया कि मोदी, एक नारा था ना कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन एक नारा आने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है कि बात कर सकते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो चीजें थी कि मोदी है तो, कुछ तकनीकी परेशानी डॉक्टर मनोज पांडे जी के सामने आ रही है, वापस उनके पास जाएंगे। विजय कुमार बंधु जी, डॉक्टर मनोज पांडे जी ने जिस बात की तरफ इशारा किया, इस देश की जनता, खास करके कर्मचारी वर्ग, इस बात को भली भांति समझते होंगे कि सरकार पर इतना दबाव डाला तो सरकार ने एक संकेत दिया है। इस संकेत से एग्जीक्यूशन में जितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा मालूम नहीं है, तो इसका वोट पर असर कितना मानते हैं आप?
देखिए, वर्तमान जो सरकार है मतलब इस वेतन आयोग के बाद भी मैं कह रहा हूं कि कर्मचारियों में या कर्मचारियों के बारे में सरकार का अगर नकारात्मक बहुत बोल रहे हैं। नकारात्मक सोच रही है, तो जब भी कर्मचारी का कोई सवाल आता है तो उसका टाल-मटोल करना या उसको पेंडिंग में डाल देना या उसको यूं ही छोड़ देना, ये मतलब एक पूरे ऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, पूरे देश में जाता रहता हूं, तो एक थीम ऐसी बना दिया सरकार ने। जबकि मैं कहता हूं कि कर्मचारी क्या है, वो सरकार का आंख नाक कान। इस वेतन आयोग को जो बनाएगा उसमें भी कर्मचारी शामिल होगा। अब कर्मचारी मतलब एम्प्लॉय जो आईएएस भी हो सकता है, वो चपरासी भी हो सकता है। तो सारी जो व्यवस्था है उसमें वो शामिल रहता है, लेकिन उसके प्रति पता नहीं क्यों नकारात्मकता रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं। जबकि अभी मैं आज हिंदुस्तान की बात करूं, जो आज वो ये इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है कि इसको करने से 2 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमिक में आएंगे। अगर आएंगे इसका मतलब कि हम बेहतर दिशा में बढ़ेंगे। ऐसे ही पेंशन की व्यवस्था जब आई तो उसको नकार करके दूसरी व्यवस्था ला दिया गया। तो हमारा ये कहना है कि सरकार हमारे दम पे चलती है। मंत्री कोई वो बैठ करके आंकड़े नहीं बनाता है, वो कोई बाबू बनाएगा, कोई सचिव बनाएगा, वही बनाता है। तो आप उन्हें पॉजिटिव नजरिए से देखें, और जो उम्मीद आपने पाला है उसमें निश्चित रूप से तिवारी साहब ने जो कहा कि दिल्ली का अगर चुनाव ना होता तो शायद ये ना आता अभी। राजनीतिक दलों में ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है, और इसीलिए जनता भी उसी मूड से हो जाती है कि अच्छा चुनाव में आएंगे तो बताएंगे, क्यों, एक आम भाषा में तो जी वो उसी दिशा में जा रहा। अब दिल्ली का चुनाव जहां तक है, मैं बात करूं आपको कि एक प्रयास है भाजपा सरकार द्वारा कि हमारे साथ आएंगे, लेकिन मैं नौजवानों की जहां तक बात करूं, नौजवान को ये स्वीकार है, इसके लिए बधाई भी देता हूं, उनका नेतृत्व करता हूं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आपने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की तो इसी हाथ लगे हाथ ओल्ड पेंशन योजना की भी घोषणा कर दीजिए। जो आधा अधूरा आपका रहेगा पूरा हो जाए, उसको आप क्यों बचा के रखे हुए हैं, उसको भी करिए, हम स्वागत करने को तैयार हैं। लेकिन अभी भी नकारा, मैं आपको बताऊं बहुत दुख की बात है एंकर साहब, मतलब बहुत दुख की बात है कि अभी अब केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को एक लेटर लिखती है कि आप ओल्ड जी पेंशन वापस लागू कर दें तो आपको इतनी हम सहायता देंगे। मतलब जी ये सरासर कितना बड़ा आर्थिक अपराध है। मतलब जी एक सरकार ने ओल्ड पेंशन लागू की अपने कर्मचारियों को, तो केंद्र हम्म सरकार पत्र लिख कर रहा है कि आप अगर इसको वापस कर लें, एनपीएस ला दें, तो हम आपको आर्थिक मदद करेंगे। ये जी आर्थिक अपराध है, खुलेआम जी आर्थिक अपराध है। और लेकिन इसी तरह उसके बाद तमाम भी राज्यों के अंदर उसके बाद भी हो रहा है सब कुछ। सवाल ये है, जो कुछ हो रहा है इस देश में, राजीव तिवारी जी, चुनाव आयोग देख रहा है, विपक्ष देख रहा है, सरकार घोषणा कर रही है। चुनाव आयोग संवैधानिक स्थिति में किस रूप में इस पर एक्शन लेगा, ये एक अलग मुद्दा है। राजनीतिक रूप में विपक्ष इस पर क्या कदम उठाए, ये एक ऐसा मुद्दा संवेदनशील कि विपक्ष अगर इस पर आपत्ति जताए तो भी फंसा और नहीं जताए तो भी फंसा। उसके तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। विपक्ष क्या बोल सकता है? कुछ नहीं बोल सकता, वो विरोध कर नहीं सकता, समर्थन करना उसकी मजबूरी है। अगर वो समर्थन नहीं करेगा तो कर्मचारियों की नाराजगी झेलेगा, विरोध करेगा, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर उल्टा तो पड़ेगा। जहां क्योंकि विपक्ष चुप है, कर्मचारी वहां वर्ग देश में संवैधानिक ऐसा है स्थिति कि अगर चुनाव 1 आयोग करोड़ की, कर्मचारी हैं राजीव तो तिवारी जी, आप वहां मान के चलिए संवैधानिक 5 स्थिति करोड़ वोटर चुनाव साथ आयोग में। की, वहां चुनाव आयोग की संवैधानिक स्थिति कैसे स्पष्ट हो, राजीव तिवारी जी? देखिए, चुनाव आयोग के पास पूरे अधिकार सुरक्षित है। वो घोषणा भी पहले राजीव कुमार जी कर चुके थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दिल्ली चुनाव से पहले कोई भी सरकारी लोक लुभावन घोषणा जो कि दिल्ली के मतदाताओं को प्रभावित करती हो, ऐसी सरकार नहीं कर सकती। तो ये तो सीधा सीधा प्रभावित करने वाली बात है। ये तो सीधी सीधी चुनाव दलील है आयोग को कि पूरे देखना देश चाहिए के था। कर्मचारियों को संबोधित किया गया है, तो दिल्ली तो सबसे छोटे प्रदेशों में से है। डॉक्टर भाई, मनोज कुमार पांडे, क्योंकि आपका लेकिन इंटरनेट चला सबसे गया था, ज्यादा राजीव जी पूरी करिए कर्मचारी, अपनी मैंने बात। अभी जो शुरुआत में बात कही थी, सबसे ज्यादा सेंट्रल ऑफिसेज, सेंट्रल वर्कर्स, सेंट्रल फोर्सेस के वर्कर्स सारे दिल्ली में ज्यादा हैं बनिस्पत और राज्यों के। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब अब राज्य उसको की आज छोटा बात राज्य कहें होगी, चाहे बड़ा राज्य कहें, राज्य की दृष्टि से देखेंगे सर, तब चर्चा ये होगी ना कि दिल्ली कहां स्टैंड करता है पूरे देश में राज्य के लिहाज से। इसलिए डॉक्टर मनोज पांडे, एक तरफ सरकार है, एक तरफ चुनाव आयोग है, एक तरफ कर्मचारी है, एक तरफ विपक्ष है, एक तरफ आम जनता है। इस पूरे फैसले में आम जनता कहां स्टैंड करती है?
आम जनता तो राजनीतिक लोक लुभावन नारों पर डिपेंड करती है और इस समय राजनीति जो है वो लोक लुभावन नारों की हो गई है। और एक बड़ी विडंबना है, मैं सुन रहा था विजय बंधु जी को और मेरा नेट चला गया था। मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार कर्मचारियों के दबाव में है। जो आंदोलन हुआ था, 15 लाख की जो भीड़ थी, उसका एक दबाव है, पूर्ण बहुमत न मिलने का एक दबाव है और जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि दिल्ली में उसकी सरकार बने। अब प्रश्न जहां तक मैं सुन रहा था तिवारी जी को, आदरणीय तिवारी जी कह रहे थे कि भाई विपक्ष के सामने बड़ा संकट है, यदि उसका विरोध करता है तो कर्मचारियों का कोप भाजन बनेगा और यदि उसका समर्थन करता है तो पता नहीं ये केवल एक लोक लुभावन नारा ही होकर के रह जाए। और जिस तरीके से सरकार इसको लेकर के आई है, अभी कोई कैबिनेट का डिसीजन नहीं हुआ है। एक प्रधानमंत्री जी ने अप्रूवल दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री के अप्रूवल को लोकतंत्र में इतना माना जाता है कि इतना मान के चला जाता है कि नहीं, अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो देर सवेर हो सकता है कि जल्दी नहीं, चुनाव के बाद देर सवेर अभी ये कैबिनेट में आएगा। अभी तो एक प्राइमरी स्टेज है इस बारे में। हाँ, इतना अब स्पष्ट हो गया कि जो सरकार ये कहती थी कि 8वां वेतन आयोग, अब वेतन आयोग ही नहीं देंगे, 8वां 7वां, अब क्या था, 7वां तो था ही, अब वेतन आयोग न देने की बात थी। तो इस लोकतंत्र में लोक के डर से एक लोक लुभावन ही सही, हमने पहले कहा घी का लड्डू टेढ़ो भला, एक लोक लुभावन से ही सही उन्होंने वेतन आयोग देने की बात की। और मैं विजय बंधु जी के बात से अपनी बात को मिलाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि लोक लुभावन के लिए ये भी आवश्यक है। सरकार ओपीएस से यूपीएस तक आ गई है, एनपीएस से यूपीएस पहुंच चुकी है, अब ओपीएस की बारी है। तो अब धीरे धीरे अगर 8वां वेतन आयोग आया तो हम लोग अब मान के चलते हैं कि अगर ऐसे आंदोलन होते रहे तो यूओ में बदल जाएगा और ओपीएस भी आएगा। अभी हम लोगों को बहुत घबराने की बात नहीं। देखिए, राजनीति में सरकारें, अब चूंकि हिमाचल में उनकी सत्ता आ गई, कांग्रेस की सत्ता पलट गई, तो अब सीधे वो अपने कर्मचारियों से मुठभेड़ कैसे करे, सीधे उनका विरोध कैसे ले, तो वो आर्थिक पैकेज देने की बात कर रहे हैं। लेकिन इतना मान के चले, आंदोलनों में बड़ी ताकत होती है, राजनीतिक नेतार्थ भी आंदोलनों से निकलते हैं। तो अगर ये 8वें पे कमीशन की घोषणा हुई है तो इसका राजनीतिक नेतार्थ निकाला जाए कि ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए, और दिल्ली में सबसे अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो केंद्रीय कर्मचारियों को, और दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है जहाँ केंद्र सरकार के सबसे अधिक कर्मचारी है, तो उनका लाभ लेने के लिए लोक लुभावन नारा ही सही। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो निश्चित रूप से 8वां वेतन आयोग तो आएगा। अब रही बात एक संवैधानिक संस्था के रूप में चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग इस पर अगर कार्रवाई कोई करना चाहे तो वो कर सकता है, वो स्वतंत्र बॉडी है, उसमें हमें नहीं लगता किसी विपक्ष को कहने की जरूरत है। वो सो मोटो भी कॉग्निजेंस ले सकता है, उसे लेना भी चाहिए, और सो मोटो कॉग्निजेंस अगर वो नहीं लेता है तो हमें नहीं लगता कि कर्मचारियों का 8वां वेतन आयोग मिलने से भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई राग द्वेष बढ़ेगा उनसे, या उनकी तरफ कोई झुकाव बढ़ेगा। कर्मचारी सरकारों को समझते हैं, अपने हितों को समझते हैं, और वो इस चीज को समझ रहे हैं कि उन्हें जो कुछ भी मिल रहा है इन्हीं आंदोलनों के कारण मिल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है पांडे जी कि कर्मचारी इन प्रलोभनों से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, उसका माइंड क्लियर है, उसे क्या करना है क्या नहीं। आज 8वें वेतन आयोग को लेकर जो भी चर्चा है, प्रधानमंत्री की तरफ से जो भी घोषणा है, वो भी एक लंबे संघर्ष और आंदोलन कर्मचारियों के द्वारा जो किए गए उसका परिणाम है। अर्थव्यवस्था पर इसका कितना बोझ, कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा, इन तमाम सवालों को समझने की हमने कोशिश की। राजनीतिक नफा नुकसान राजनीति करने वाली सरकारों की मंशा होती है। इस मंशा में केंद्र सरकार को यानी बीजेपी को कितनी सफलता दिल्ली में मिलती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि आज तो कर्मचारियों की बल्ले बल्ले है, कर्मचारियों के लिए खुशी का दिन है। ये खुशी का दिन दरअसल हकीकत में तब्दील कब होगा, इसके लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।